हेलो दोस्तों हमारी ऐप विष्णु इकोनॉमिक्स स्कूल के स्टोर में इकोनॉमिक्स और कॉमर्स सब्जेक्ट से रिलेटेड 250 से अधिक कोर्स हैं। तो दोस्तों अगर आप यूजी में हो या पीजी में हो या आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हो या आपके पास यूजीसी नेट है या आप पीजीटी की तैयारी कर रहे हो या किसी और कंपटीशन की तैयारी कर रहे हो जहाँ पर इकोनॉमिक्स और कॉमर्स सब्जेक्ट है, तो आपके लिए हमारे पास कोर्स है। तो दोस्तों हमारी ऐप जरूर डाउनलोड कर लीजिएगा, विष्णु इकोनॉमिक्स स्कूल। Hello everyone, welcome to Vishnu Economics School. I am Kajol and in this video we are going to start with our new chapter that is capacity of parties. अब इस चैप्टर के टोटल 9 to 10 वीडियोस हैं और उनमें से कुछ वीडियोस प्राइवेट वीडियोस होंगे जो आपको विष्णु इकोनॉमिक्स स्कूल ऐप पर मिल जाएंगे। और अगर आप हमारे कोर्सेज के बारे में जानना चाहते हैं तो आप ऊपर दिए हुए नंबर पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। सो लेट्स गेट स्टार्टेड विद कैपेसिटी ऑफ पार्टीज़। तो अब इसको आपको याद होगा, हम एसेंशियल्स ऑफ अ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट में ये पॉइंट पहले डिस्कस कर चुके हैं कि दोनों पार्टीज़ को कॉम्पिटेंट होना पड़ता है कॉन्ट्रैक्ट में एंटर होने के लिए। तो अब हम कैपेसिटी ऑफ पार्टीज़ की डेफिनेशन से स्टार्ट करेंगे। तो सेक्शन 10 ये कहता है कि कॉन्ट्रैक्टिंग पार्टीज़ मस्ट बी कॉम्पिटेंट टू कॉन्ट्रैक्ट, मतलब जो भी दो पार्टीज़ या दो से ज़्यादा पार्टीज़ किसी कॉन्ट्रैक्ट में एंटर हो रही हैं तो वो पार्टीज़ कॉम्पिटेंट होनी चाहिए उस कॉन्ट्रैक्ट में एंटर होने के लिए, मतलब उनका कॉम्पिटेंट होना इम्पॉर्टेंट है। अब ये वर्ड कॉम्पिटेंट क्या डिफाइन करता है यहाँ पर कि कॉम्पिटेंट कैसे हो सकती हैं दोनों पार्टीज़, उसकी कंडीशंस हैं सेक्शन 11 में जो कहता है एवरी पर्सन इज़ कॉम्पिटेंट टू कॉन्ट्रैक्ट हु इज़ ऑफ द एज ऑफ मेजॉरिटी। मतलब फर्स्ट कंडीशन है कि वो पार्टी कैसे कॉम्पिटेंट हो सकती है, उसके लिए उसको एज ऑफ मेजॉरिटी अटेन करना इम्पॉर्टेंट है। अकॉर्डिंग टू द लॉ टू विच ही इज़ सब्जेक्ट एंड हु इज़ ऑफ साउंड माइंड। अब ये सेकंड कंडीशन है कि वो पर्सन जो है, जो भी एक कॉन्ट्रैक्ट में एंटर हो रहे हैं वो साउंड माइंड के होने चाहिए, मतलब मेंटली साउंड होने चाहिए, एंड इज़ नॉट डिस्क्वालिफाइड फ्रॉम कॉन्ट्रैक्टिंग बाय एनी लॉ टू विच ही इज़ सब्जेक्ट। अब इसका मतलब है कि उस लॉ में ऐसा लिखा हुआ नहीं होना चाहिए कि वो एक पर्टिकुलर पर्सन जो है डिसक्वालीफाइड है एक कॉन्ट्रैक्ट में एंटर होने के लिए। मतलब लॉ में ऐसा लिखा है कि वो पर्टिकुलर पर्सन या ऐसे पर्टिकुलर पर्सन्स जो भी होंगे वो कोई भी कॉन्ट्रैक्ट जो है वो नहीं कर सकते। तो लॉ में ऐसा लिखा हुआ नहीं होना चाहिए, तो तब वो पार्टी कॉम्पिटेंट बन जाएगी एक कॉन्ट्रैक्ट में एंटर होने के लिए। तो ऐसी 3 कंडीशंस यहाँ पर हमने देखी कि कैसे पार्टीज़ टू अ कॉन्ट्रैक्ट कॉम्पिटेंट हो सकते हैं कॉन्ट्रैक्ट में एंटर होने के लिए। पहली कंडीशन कि एज ऑफ मेजॉरिटी होना चाहिए, सेकंड कंडीशन कि साउंड माइंड होना चाहिए, और थर्ड कंडीशन है कि डिसक्वालीफाइड नहीं होना चाहिए उस लॉ के अंदर जिसका भी वो सब्जेक्ट है। मतलब जिस भी लॉ के अंदर वो पर्सन डिफाइंड होता है उसमें ऐसा नहीं लिखा होना चाहिए कि वो पर्सन जो है इनकॉम्पिटेंट है या डिसक्वालीफाइड है किसी भी कॉन्ट्रैक्ट में एंटर होने के लिए। तो कोई भी पर्सन जो इन 3 कंडीशंस को फुलफिल नहीं करेगा हम उसको इनकॉम्पिटेंट पर्सन मानेंगे किसी भी कॉन्ट्रैक्ट में एंटर होने के लिए। तो अ पर्सन इज़ इनकॉम्पिटेंट टू कॉन्ट्रैक्ट इफ़ ही इज़ अ माइनर। अगर वो पर्सन जो है वो माइनर हुआ, मतलब 18 ईयर्स से कम अगर उसकी एज हुई तो वो किसी कॉन्ट्रैक्ट में एंटर नहीं हो सकता, वो इनकॉम्पिटेंट पार्टी हो जाएगा एक कॉन्ट्रैक्ट के लिए। सेकेंड कंडीशन है ही इज़ ऑफ अनसाउंड माइंड। अगर वो अनसाउंड माइंड का पर्सन है, अगर वो मेंटली साउंड नहीं है तो उस केस में हम उसको इनकॉम्पिटेंट पर्सन मानेंगे किसी भी कॉन्ट्रैक्ट में एंटर होने के लिए। थर्ड कंडीशन है ही इज़ डिसक्वालीफाइड फ्रॉम कॉन्ट्रैक्टिंग बाय एनी लॉ टू विच ही इज़ सब्जेक्ट। अब इसका मतलब है कि वो डिसक्वालीफाइड नहीं होना चाहिए किसी भी कॉन्ट्रैक्ट के लिए। अगर लॉ में ऐसा लिखा है कि वो डिसक्वालीफाइड है, जिस भी लॉ के अंदर वो कंडीशन आती है उसमें ऐसा नहीं लिखा होना चाहिए कि वो पर्टिकुलर पर्सन जो है वो डिसक्वालीफाइड है किसी भी कॉन्ट्रैक्ट में एंटर होने के लिए। तो अब इन्हीं 3 कंडीशंस को हम 1 बाय 1 डिस्कस करेंगे इस चैप्टर में। अब फर्स्ट ले लेते हैं माइनर, हम किसको कहते हैं। फर्स्ट कंडीशन में माइनर। तो अब माइनर सेक्शन 3 ऑफ द मेजॉरिटी एक्ट 1875 में डिफाइंड है। अब इसकी जो अमेंडमेंट थी वो 1999 में की गई थी, जिसके अंदर जो है हम एक माइनर को डिफाइन करते हैं। तो अ पर्सन डोमिसाइल्ड इन इंडिया, मतलब यहाँ डोमिसाइल्ड का मतलब है कि वो पर्टिकुलर पर्सन जो है वो इंडिया का रेजिडेंट होना चाहिए, वो इंडिया में रहता होना चाहिए
और सेकंड कंडीशन है अंडर 18 ईयर्स ऑफ एज, मतलब जो भी पर्सन अगर 18 ईयर्स अभी उसने एज जो है वो अटेन नहीं करी है, वो 18 साल से कम का पर्सन है, तो उस केस में हम उसको बोल देंगे कि वो माइनर पर्सन है। तो माइनर की जो डेफिनेशन है वो मेजॉरिटी एक्ट 1875 के सेक्शन 3 में है। तो अब एक मेजर कौन बन जाएगा? एवरी पर्सन हु हैज़ कंप्लीटेड द एज ऑफ 18 ईयर्स बिकम्स अ मेजर। अब इसका मतलब है कि जो भी पर्सन जो है अगर वो 18 साल से ऊपर का हो जाता है, 18 प्लस हो जाता है, तो उस केस में हम उसे एक मेजर मानेंगे। लेकिन यहाँ पर भी एक कंडीशन है कि अगर कोई भी माइनर है, मतलब 18 साल से कम का पर्सन है और उसके कोई गार्डियंस हैं, तो उस केस में उसकी एज ऑफ मेजॉरिटी जो है वो 21 ईयर्स हो जाती है। तो यहाँ पर माइनर की डेफिनेशन में सिर्फ इतना ही है कि जो भी पर्सन जो है वो इम्पॉर्टेंटली इंडिया का रेजिडेंट होना चाहिए, डोमिसाइल्ड इन इंडिया होना चाहिए और उसकी एज जो है वो 18 ईयर्स से कम होनी चाहिए, तो हम उसको माइनर बोलेंगे। और अगर वो डोमिसाइल्ड इन इंडिया है और 18 ईयर्स से अबव की एज का हो जाता है, तो उसे हम माइनर कंसिडर करेंगे। तो अब इसके नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि कोई भी माइनर जो है अगर वो किसी अग्रीमेंट में एंटर होता है तो उसके क्या कंडीशंस होते हैं। सो दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। थैंक यू।